7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक एटम बम पेश किया और निश्चित रूप से उसके बारे में अब आप सबको पता चल चुका है, पूरे देश को और पूरी दुनिया को पता चल चुका है। इसलिए उसको फिर से दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। यहां पर कुछ बुनियादी सवाल राहुल गांधी की जो प्रेजेंटेशन था उससे उभर कर आते हैं और उस पर बहुत ही गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक खतरे की घंटी है। अब देखिए, सारा जो नैरेटिव सेट किया गया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त या कि स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी एक बुनियादी सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि बीएलओ कहां है। क्योंकि एक बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है, जो जनरली एक स्कूल के टीचर होते हैं, वो एक अपने एरिया से परिचित होते हैं और उनकी बिना जानकारी के ना तो वोटर लिस्ट में एडिशन होता है, ना ही सब्सट्रैक्शन होता है, ना ही डिलीशन होता है। तो निश्चित रूप से ये सवाल सबसे पहले बुनियादी रूप से बीएलओ से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार वोटर लिस्ट में इस तरह की खामी क्यों है और कैसे हुई, क्या उनकी जानकारी में ये था, अथवा ये पूछा जाना चाहिए कि ये कब से चला आ रहा है। तो जो फाउंडेशन होता है एक इलेक्शन की पूरी प्रोसेस का, वो बीएलओ से शुरू होता है, बूथ लेवल ऑफिसर से शुरू होता है। तो जांच या सवाल की जो शुरुआत है वो बीएलओ से होनी चाहिए। हमने ये देखा है मीडिया में कि तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के मकानों पे पहुंचा जा रहा है जहां पर कि एक संख्या से अधिक मात्रा में मतदाता रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई भी आज तक बीएलओ तक नहीं पहुंच पाया। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। आखिर उससे भी पूछा जाना चाहिए कि क्यों कर इस तरह की वोटर लिस्ट हमारे सामने आई है। तो ये एक पहला बुनियादी प्रश्न है। और दूसरा जो बुनियादी प्रश्न पूछा जाना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनको एक डिजिटलाइज वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराने में आखिर दिक्कत क्या है। जहां तक मैं समझता हूं कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो उस तरीके से अपनी इस साख को बचाए रखने के लिए चाहिए कि वो एक डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए। हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो, पर उन खामियों का पता उसी स्थिति में चल पाएगा जबकि वो हर व्यक्ति के लिए एक डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हो, ताकि हर व्यक्ति उस चीज को जांच सके, परख सके और ये देख सके कि आखिर इसमें कोई खामी है अथवा नहीं है, अथवा ये सब कुछ अफवाह है। तो इसके लिए चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ट्रांसपेरेंसी के खातिर ये डिजिटल वोटर लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। तीसरा सवाल ये उत्पन्न होता है, जो कि एक बहुत ही बेहद गंभीर किस्म का मुद्दा है, कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, मोस्टली वो आउटसोर्स की जाती है, यानी कि वेंडर्स के माध्यम से बूथ लेवल पे रिकॉर्डिंग्स की जाती है और उन रिकॉर्डिंग्स की 2 या 3 दिन के बाद में सीडी के फॉर्मेट में वो ईआरओ या आरओ के पास जमा की जाती है। वहां पर वो रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इस रिकॉर्ड को रखने की जो समय अवधि है, अब वो केवल 45 डेज है, यानी कि 45 डेज के बाद में इन सीडीओ को नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी अटपटी सी है और समझ से परे है कि आखिर ये कितना स्पेस ले लेंगी कि इन्हें नष्ट किया जाना आवश्यक हो जाता है। तो जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है, इस वीडियो एविडेंसेस को तकरीबन नई लोकसभा या विधानसभा के चुने जाने तक रखा जाना निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी होगा, ताकि कोई भी सवाल उठे तो उसका एक सकारात्मक और एक स्पष्ट जवाब दिया जा सके। तो उस हेतु ये सीसीटीवी फुटेज इसको 45 डेज में डिस्ट्रॉय कर देने वाली बात निश्चित रूप से समझ से परे है। अब एक मुद्दा पहले भी उठा था फॉर्म 17C का, जिसमें कि किसी बूथ पर रिकॉर्डेड मतों का हिसाब किताब रखा जाता है। अब ये जो बूथ पर एजेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको तो एक एक कॉपी दी जाती है, परंतु ये पब्लिक एक्सेस के लिए जारी नहीं की जाती। और ये बड़ा इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में ये मेंशन किया था कि ये 17C का जो फॉर्म है वो पब्लिकली जारी करना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन एक पारदर्शिता के जब मुद्दा उठता है और खास तौर से जो इलेक्शन के समय अवधि के बाद जो अतिरिक्त वोटिंग होती है उसका मुद्दा उठता है, तो उस दिशा में ये फॉर्म 17C काफी उपयोगी हो सकता है। और ये बड़ी आसानी से एक पोर्टल बनाकर वहां पर जो भी पार्टी के आरओज होते हैं या पीओज होते हैं वो
वो बड़ी आसानी से इसका एक स्कैन कॉपी को अपलोड कर सकते हैं और ये निश्चित रूप से सभी के एक्सेस के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो ये एक सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर 17C को क्यों अपलोड नहीं किया जाता या पब्लिकली वो अवेलेबल क्यों नहीं होता, जबकि वो पोलिंग एजेंट्स के पास होता है और वो चाहे जितनी फोटोकॉपी करा के वो अन्य लोगों को बांट सकते हैं। तो इट शुड बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक ऑल्सो। एक जो हाल ही में जो बिहार में SIR हो रही है उसको लेके भी बड़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में डिलीटेड वोटर्स की संख्या या उनकी लिस्ट देने से मना कर दिया है। तो ये भी अपने आप में एक पारदर्शिता पर प्रश्न वाली चीज उत्पन्न यहां पर हो जाती है कि आखिर क्यों ऐसे डिलीटेड मतदाताओं की सूची देने से निर्वाचन आयोग अपने आप को रोक रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक पारदर्शिता वाला जो मुद्दा है, एक ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत आवश्यक है और ये भी बेहद आवश्यक है कि जनता का अपने देश की डेमोक्रेसी को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें उसका भरोसा कायम रहे। तो उस भरोसे के मद्देनजर ये सारी चीजें जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में पब्लिकली अवेलेबल की जानी चाहिए ताकि इस तरह के विवादों को उत्पन्न होने से रोका जा सके। और चलते चलते लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो मतदाता सूचियों को आप फोटो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं PDF से, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसकी क्या आवश्यकता है इस बारे में भी कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जाता। तो ये एक सुलभ फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें कोई भी उसको आसानी से एक्सेस कर सके, उसको एनालाइज कर सके। तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी और चुनाव आयोग पे भरोसे की बात है वो निश्चित रूप से कायम होगी और पूरे भारत की जो चुनाव को लेकर एक दुनिया भर में साख थी वो साख पुनः स्थापित हो पाएगी या उसमें बढ़ोतरी होगी। तो काम ऐसे किए जाने चाहिए जिससे